हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। फिजिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में हम फिजिक्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके लिए हमने जो पीडीएफ तैयार की है वो आपके लूसेंट, घटना चक्र, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्लोटेशन। आर्किमिडीज एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। उसने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। मान लो एक बर्तन है, उसके अंदर पानी इकट्ठा कर रखा है और इसमें कुछ सामान डाला हमने। एज्यूम कर लेते हैं 10 किलो का वेट डाला है। इसमें हमने कुछ वेट डाला है, कुछ सामान डाला है, तो इसने अपनी जगह से कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस किया है। अब ये डिस्प्लेस किया हुआ वाटर, जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, वो वाटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। मान लो यहां तक वो वाटर आ जाता है इतने एरिया में। अब इस लिक्विड में ये वेट डालने की वजह से कुछ ना कुछ इसमें वेट लॉस होता है। और वो वेट लॉस कितना होता है? जितना ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी जो वो वाटर ऊपर की तरफ आया है, उतना इसका वेट लॉस हुआ है। दूसरे तरीके से समझ, मान लो एक बर्तन ही लेते हैं हम, बट यहाँ पर उसमें पानी निकलने की जगह है और बिल्कुल टॉप तक यहाँ पर वाटर फिल हो रखा है। और अब इसमें हमने 10 किलो का वेट डाला है। ये जो बर्तन है लिक्विड से भरा हुआ है। जब हमने इसमें वेट डाला तो कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस हुआ इसकी जगह। वो वाटर किस तरफ बढ़ेगा? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बढ़ते ही वाटर इसमें से निकलेगा। और मान लो यहाँ पर हमने एक और बर्तन रख रखा है जहां पर ये जो वाटर ऊपर की तरफ बढ़ा था वो इकट्ठा हो जाता है। मान लो इतना वाटर इकट्ठा हुआ है। अब पानी में डालने की वजह से इसका कुछ ना कुछ वेट लॉस हुआ है। आपने सुना ही होगा, पानी में कुछ भी सामान डालते हैं हम, उसमें वेट लॉस होता है। वेट लॉस कितना हुआ है? जितना ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है, इसका जो वेट है वो इसके वेट लॉस के बराबर है। इसका जितना वेट लॉस हुआ है वो बराबर है जो ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है। अब वेट लॉस होने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वाटर कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को बुआइंट फोर्स कहते हैं। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड इतनी है जितना कि ये वाटर डिस्प्लेस हुआ है। आर्किमिडीज अपने बाटम में नहा रहा था और उस टाइम इसको इस प्रिंसिपल का एहसास हुआ और ये इतना खुश हो गया कि उस टाइम सीधा यूरेका यूरेका कहता हुआ अपने राजा के पास भागा। यूरेका का मतलब होता है पालिया पालिया। अब कोई पूछे इसके एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ पर हो रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो जैसे जो बोट होती है वो पानी में तैर पाती है, या कोई भी चीज पानी में तैर रही है या किसी लिक्विड में ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से ही है। एज्यूम करना ये एक बोट है। अब इसका कुछ ना कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ रहेगा। मान लो इतना पार्ट इसका पानी में डूबा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट इस पूरी बोट के बराबर है, इसलिए बाकी की बोट ऊपर की तरफ रह पा रही है। और इस पर एक वाटर बाइंड फोर्स लगा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है जितना वाटर इस बोट की वजह से डिस्प्लेस हुआ है। इसी वजह से बोट तैर पा रही है। अब देखो, एक सॉलिड बॉडी एक बोट में रखी हुई है और बोट पानी के ऊपर तैर रही है। अगर हम उस सॉलिड बॉडी को पानी में गिर देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं, तो वाटर के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा? वाटर का लेवल गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है और अगर सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो वाटर के लेवल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये अनचेंज रहेगा। देखो, एक रीजन है कि जब बोट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोट के तैरने के पीछे रीजन यही है कि वो जितनी डूबी हुई है उतने वॉल्यूम का जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट बराबर है पूरी बोट के। या फिर डेंसिटी की लैंग्वेज में कहें तो डेंसिटी बोट की वाटर से कम है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यानी इतने वॉल्यूम में वाटर का जो मास था, जितनी बोट डूबी हुई है, वो इक्वल टू है जितना बोट का टोटल मास है। इसलिए डेंसिटी वाटर की ज्यादा है, बोट की कम है, कि इतने वॉल्यूम के वाटर का वेट पूरी बोट के बराबर है। अब इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये बोट थोड़ा सा वो डूब जाएगी, यानी वाटर लेवल समझ लो यहां तक आ गया। बट जैसे ही ये सामान हमने पानी में फेंका तो वाटर के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इस सामान की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई तो उस केस में ये सामान नीचे की तरफ डूब जाएगा। ये उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कि ये तैर पाए। तो जब तक ये बोट में था तब तक तो बोट की डेंसिटी क्या थी? बोट की डेंसिटी प्लस जो ये वेट रखा हुआ है इसकी डेंसिटी के बराबर। इसके बराबर ही इसने वाटर डिस्प्लेस किया हुआ था। पर जैसे ही हमने ये पानी में फेंका तो ये वेट अपने बराबर के वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाया। इसलिए जो पहले डिस्प्लेस्ड वाटर था इस वेट की वजह से, वो अब वाटर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए फॉल हो जाएगा। बट अगर इस सामान की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हुई तो ये तैरने लग जाएगा। वाटर के लेवल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक अंदर था तो भी तैर ही रहा था, बाहर आया तो भी उतना ही वाटर इसने डिस्प्लेस किया जितना बोट में रहकर कर रहा था।
वाटर का लेवल सेम रहेगा। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे यही याद कर लेना। तो डेंसिटी का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास इकट्ठा है। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मान लो किसी एक की डेंसिटी दूसरे से ज्यादा है, मान लो ए की डेंसिटी बी से ज्यादा है, तो अगर दोनों का मास हो सकता है सेम हो, बट अगर मास सेम है तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ए की कम है, बी की ज्यादा वॉल्यूम है। या फिर वॉल्यूम सेम है तो मतलब ए में मास ज्यादा है और बी का मास कम है, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ए में ज्यादा वेट होगा और बी में कम वेट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक पीस ऑफ आइस है, वो एक लिक्विड में फ्लोट कर रही है। याद रखना ये लिक्विड है, कोई वाटर नहीं है। एक लिक्विड में आइस फ्लोट कर रही है और अगर वो मेल्ट कर जाती है कंप्लीटली, तो लिक्विड प्लस वाटर इसके लेवल पर क्या फर्क होगा। इससे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, यानी 1 लीटर मान लो वाटर जितनी जगह घेरता है, अगर उसकी आइस बनाते हैं तो आइस ज्यादा जगह घेरेगा। जो आइस होती है उसका वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। मान लो 1 लीटर वाटर है और इसको आइस में कन्वर्ट किया, तो इसका वॉल्यूम इस वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। और इसको अगर 1 लीटर वाटर में डुबोते हैं तो 1/10 पार्ट इसका बाहर की तरफ रहेगा। ये वही पार्ट होगा जितना इसका वॉल्यूम एक्स्ट्रा बना है वाटर से। अब इसमें बता रखा है जो लिक्विड और वाटर का जो लेवल था वो फॉल हो जाएगा अगर जो वाटर है जिसकी मतलब आइस बनी हुई थी उसकी डेंसिटी वाट लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है। कोई एक लिक्विड है, याद रखना ये लिक्विड है, वाटर नहीं है। वाटर से आइस बना रखी है हमने। अब ये फ्लोट कर रहा है लिक्विड में। एक बात और याद रखना, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है और डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये लिक्विड में गई है तो पहले लिक्विड का लेवल यहां तक होगा। जब आइस को इस लिक्विड में डाला है तो इसने कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया है और लेवल समझ लो ये फिर यहां तक पहुंच गया है। बट अगर ये पिघल जाती है उस केस में क्या होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा और अपने वेट के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उस केस की वजह से क्या होगा, जो पहले आइस की वजह से जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। वाटर प्लस लिक्विड का लेवल फॉल हो जाएगा। ये जैसा कि सॉलिड में पढ़ा था वही सेम केस है। बट अगर वाटर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हुई, उस केस में वाटर प्लस लिक्विड का लेवल राइज हो जाएगा। सेम वही एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर आइस तैर रही है, एज्यूम कर लेते हैं ये आइस है। अब इस आइस ने कुछ ना कुछ लिक्विड डिस्प्लेस किया है जिसकी वजह से लेवल राइज हुआ है। मान लो पहले यहां तक था लिक्विड का लेवल, इस आइस की वजह से लेवल यहां तक आ गया है। इसने कुछ ना कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस किया था, उस वजह से लिक्विड ने कुछ ना कुछ बॉइंट फोर्स इस पर लगाया था। बट अगर ये लिक्विड बन जाता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा। इस वजह से लेवल थोड़ा राइज हो जाएगा। और क्या होगा अगर डेंसिटी लिक्विड की जिसमें आइस तैर रही थी और वाटर की डेंसिटी सेम हुई, तो इस केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लो ये लिक्विड था, अब लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर है, तो ये आइस है, ये लिक्विड में तैर रही है, तो इसका सिर्फ 1/10 पार्ट ही ऊपर रहेगा। अब ये लिक्विड में तैर रही है तो कुछ ना कुछ सेम वही बात, इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है और डिस्प्लेस होने की वजह से पहले ही थोड़ा लेवल राइज हो गया था। जब ये लिक्विड बन जाएगा तो भी उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना इसने आइस रहते हुए किया है। देखो सिंपल तरीके से समझते हैं एक और। अब इसमें आइस डाली है तो 1/10 पार्ट बाहर की तरफ रहेगा। जब डेंसिटी सेम रहती है तो आइस का 1/10 पार्ट बाहर की तरफ रहता है। अब आइस डालने की वजह से वाटर थोड़ा डिस्प्लेस हुआ है तो लेवल समझ लो यहां तक आ गया। पहले यहां तक था, अब यहां तक आ गया। अब अगर हम इस आइस को निकाल देते हैं, समझ लो ये ऐसे हो गया है, और हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एरिया को किसी भी तरह यहां पर पानी ना जा पाए, और इस आइस का जो ये आइस है इसका हम पानी बनाते हैं, तो वो पानी इतने एरिया में ही आएगा। ठीक है, जो ये बचा हुआ एरिया था या जितने में आइस इमर्स्ड थी, डूबी हुई थी, इतने में ही उस आइस का वाटर आएगा। इस वजह से इसके लेवल पर वाटर प्लस लिक्विड के लेवल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो।
फॉल के केस में लिक्विड और सॉलिड सेम है, सेम केस में ही फॉल हो रहा है, बस अनचेंज्ड हो रहा है अगर लिक्विड की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी सेम है। और यहां पर सॉलिड के केस में अनचेंज्ड हो रहा है अगर सॉलिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। बट अगर वाटर की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम है, इस केस में राइज हो रहा है। यह ध्यान रखना है, सॉलिड में राइज नहीं हो रहा है, या तो फॉल हो रहा है या अनचेंज्ड हो रहा है। फॉल लिक्विड और सॉलिड दोनों में सेम केस में है, और इसके अलावा सॉलिड में सिर्फ एक केस है जिसमें सॉलिड की डेंसिटी कम है, और यहां पर डेंसिटी बराबर होने पर ही अनचेंज्ड है, और कम होने पर वाटर की डेंसिटी यानी जिसको डुबाया जा रहा है उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसमें डुबाया जा रहा है यानी लिक्विड में, उससे तो लेवल राइज होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइस अगर मेल्ट होती है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये पॉइंट भी ऊपर डिस्कस हो चुका है। अगर आइस जो लिक्विड में फ्लोट कर रही है वो मेल्ट हो जाती है कंप्लीटली, तो लिक्विड का लेवल राइज होगा अगर लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर आइस डाली गई है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, और इसकी ऐसा यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल है, मास की किलोग्राम है और वॉल्यूम की क्या ऐसा यूनिट होती है? मीटर क्यूब। अब वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 277 केल्विन पर। देखो ये एक और पॉइंट है इसमें, जब लेक जमती है, जब वो फ्रीज होती है तो ऊपर की तरफ से फ्रीज होती है, ऊपर की तरफ से आइस बनना स्टार्ट होती है, या फिर कहें तो आइस की डेंसिटी कम होती है तो आइस हमेशा वाटर के ऊपर की तरफ आएगी, और इस वजह से लेक नीचे की तरफ नहीं जम पाती। नीचे की तरफ की जो मछलियां रहती हैं वो सेफ रहती हैं। देखो सिंपल सा रीजन है, अगर बर्फ जमती है, आइस जमती है, तो उसकी डेंसिटी कम है तो वो लेक के ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ज्यादा ठंड पड़ी है तो इस आइस की लेयर थोड़ी और थिक हो जाएगी, बट इसके साथ साथ वो एक इंसुलेटर का भी काम करती है, यानी टेम्परेचर को ना नीचे से ऊपर जाने देती है ना ऊपर से नीचे आने देती है। अब आइस जमी तो है, ऊपर कम टेम्परेचर है इस वजह से, और नीचे की तरफ कुछ ना कुछ गर्मी बची हुई है, तो ये ना तो नीचे की गर्मी को ऊपर जाने दे पा रही है, यानी ना तो नीचे की गर्मी लॉस हो रही है, ना ही ऊपर की ठंड को नीचे आने दे रही है। इस वजह से नीचे का वाटर जम नहीं पाता, और नीचे जो मछलियां होती हैं, जो भी फिश रहती हैं, वो सेफ रहती है। अब डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर या 277 केल्विन पर। इस वजह से फर्क क्या पड़ता है कि जब हम 0 डिग्री से मान लो 100 डिग्री की तरफ जाते हैं, या जैसे नेक्स्ट पॉइंट में 10 डिग्री की तरफ जाते हैं, मान लो 0 से 10 डिग्री की तरफ गए, तो 0 से लेकर 4 डिग्री तक तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है, बट उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज हुई है। और डेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम के। यानी 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम तो है डिक्रीज, और 4 डिग्री के बाद फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। और अगर 10 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाए तो भी सेम केस रहेगा, 10 से 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसके बाद फिर से वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। सेम डेंसिटी के केस में 10 से 4 डिग्री की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी पहले तो इंक्रीज होगी, उसके बाद फिर 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। पहले डिक्रीज और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है अगर हम 0 से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी लेक के बॉटम में वाटर लिक्विड में रहता है, यही हेल्प करता है फिश को सरवाइव करने में। किसी भी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी इक्वल होती है उस मटेरियल की डेंसिटी, और उसको डिवाइड कर दें वाटर की डेंसिटी से जो उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। अब देखो डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से फर्क क्या पड़ता है, हमारे लिए तैरना इजी रहता है। सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए सी वाटर में हमारे लिए तैरना इजी रहता है बजाय कि नॉर्मल वाटर के। सेम वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जितना वेट हमने डिस्प्लेस किया है उतना ही बॉडी का वेट लूज होगा। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पास पास है, यानी कम एरिया में भी वाटर का वेट ज्यादा है, इसलिए कम एरिया के वाटर को मूव करना पड़ेगा तैरने के लिए। अभी ये जैसे बंदा तैर रहा है, ये ब्लैक सी की फोटो है,
ब्लैक सी इतना ज्यादा डेंस है कि वहां पे आपको हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वहां पर डूब ही नहीं सकते हो। अगर कोई बॉडी वाटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर फ्लोट हो रही है, तैर रही है, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें? देखो, टेम्परेचर को बढ़ाने से डेंसिटी कम होती जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे हम टेम्परेचर लेकर जाते हैं तो डेंसिटी कम होती जाती है। उस वजह से उसका तैरना मुश्किल हो जाएगा और बाद में वो बॉडी डूब जाएगी। अगर किसी शिप को हम रिवर से सी की तरफ मूव करते हैं तो वो शिप ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी थोड़ा, क्योंकि जब तक वो रिवर में थी तो शिप का ज्यादा पार्ट पानी में था। मान लो ये कोई शिप है, जब तक रिवर में थी तब तक समझ लो उसका इतना पार्ट पानी में था, क्योंकि इतना वाटर उसको डिस्प्लेस करना पड़ रहा था। जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो शिप के वेट के बराबर का हो। बट अगर ये सी में जाएगी तो इसको कम ही वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यानी वाटर का ये थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर जाएगी। अब इतने में ही जितना वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट शिप के वेट के बराबर है। अगर किसी आइस को वाटर में डालते हैं तो उसका 1/10 पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ये वही पार्ट होता है जो आइस बनने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज करते हैं तो उसका डेंसिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लो पहले 1 लीटर वाटर था, अब 2 लीटर वाटर हमने इकट्ठा कर दिया है, तो इससे मास पर तो फर्क पड़ा है, पर साथ ही साथ वॉल्यूम पर भी उतना ही फर्क पड़ा है। तो डेंसिटी हमेशा सेम रहती है अमाउंट बढ़ाने से। आयरन बॉल मरकरी में इजीली फ्लोट कर जाती है, बट यही आयरन बॉल वाटर में फ्लोट नहीं कर पाती, डूब जाती है। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो मरकरी में ये अपने वेट के बराबर का मरकरी डिस्प्लेस कर देता है और उस वजह से बॉयंट फोर्स इस पर उतना लग पाता है जिससे ये तैर पाए, जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं है। अगर नीडल और सिप की रिलेटिव डेंसिटी देखें हम आपस में, तो नीडल की रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है और जबकि सिप की कम है, क्योंकि सिप काफी बड़ा होता है और जो नीडल होती है वो काफी छोटी पतली होती है और इतने में उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए ये वाटर में डूब भी जाती है। अगर किसी बैलून को हम वाटर से फिल कर दें और उसको वाटर में डाल दें तो उसका वेट वाटर में कितना होगा? मान लो ये वाटर है, अब हमने कोई बैलून इसमें डाल दिया है और ऊपर की तरफ रस्सी लगा के एक समझ लो वेइंग मशीन है, इसका वेट नाप रहे हैं, तो यहां पर इसका वेट 0 शो करेगा क्योंकि दोनों की डेंसिटी बराबर है। क्लाउड एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से कम होती है, या फिर कोई भी गैस है वो हल्की है यानी उसकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर की तरफ मूव कर पाती है। देखो, आइस का वॉल्यूम फ्रीज होने पर बढ़ जाता है। किसी ग्लास बोतल को हम वाटर से फिल करके फ्रीजर में रखें तो वो ब्रेक हो जाएगी जब वाटर आइस बनना स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा और उतनी जगह है नहीं तो वो ग्लास को ब्रेक कर देगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक लिक्विड में एक बॉडी डूबी हुई है, तो उस बॉडी पर कौन सा फोर्स लगेगा? कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ये आपके ऑप्शन में गिवन है फोर्स। ए अपथ्रस्ट, वेट, मास या बोथ ए एंड बी। देखो, अपथ्रस्ट आप नाम से ही इसको समझ सकते हैं। अपथ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, आपका मतलब ऊपर की तरफ, और थ्रस्ट का मतलब जो जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। लिक्विड कौन सा फोर्स लगाता है? बुआयंसी फोर्स। इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया है, ये कोई बर्तन है, इसको लिक्विड से फिल कर रखा है हमने। अब यहां पर कोई बॉडी डूबी हुई है तो लिक्विड इस पर कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम बुआयंसी फोर्स कहते हैं। इसे ही अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि किस क्वेश्चन की बात हो रही है। क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है कि एक बॉडी लिक्विड में डूबी हुई है, तो यहां पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे। तो देखो, इसमें सीधा माइंड में आना चाहिए कि एक तो बुआयंसी फोर्स रहता है। तो बुआयंसी फोर्स कौन सा है? जो लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है, और उसको और क्या कह सकते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स। इसका मतलब भी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा। इसके अलावा मास देखे, देखो मास कोई फोर्स तो है नहीं, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। बट जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ये भी एक टाइप का फोर्स ही है। देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर एक्सेलरेशन की जगह क्या है? वेट में एक्सेलरेशन की जगह क्या है? ग्रेविटी। देखो, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम ही चीज है। एक्सेलरेशन की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट भी एक टाइप का फोर्स ही है, और वेट ये बॉडी नीचे की तरफ लगाएगी, एक फोर्स ये होगा।
ठीक है। एक अब थ्रस्ट फोर्स हो गया, एक वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा लिक्विड पर वो फोर्स हो गया। आंसर होगा इसका आपका बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं या इससे पहले जो करवाए हैं वे किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।